हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। और आज हम जो एक नया टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर और आपको ये जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है लेने के लिए मददगार होगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और इसके बाद हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। तो बच्चों आज मैं आपको फिजिक्स की दुनिया से अवगत करा रहा हूं कि फिजिक्स की दुनिया क्या होती है, तो देखते रहिए। और आपने अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप भूल जाएंगे। तो आप एक बार कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आपको जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा आपको 100% समझ में आएगी और बोर्ड एग्जाम्स में 100% मार्क्स गेन करने में आपकी मदद करेगी। तो देखिए आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज। ये टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम एक डायग्राम बना के समझेंगे, उसी के बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। देखिए ऐसे आपको 4 रजिस्टर मिलेंगे। ये रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, ऐसा जो सिंबल होता है वो रेजिस्टेंस का मिलेगा आपको। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये सिंबल किसका, आप छोटी क्लास में पढ़ के भी आए हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। देखिए ये रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना P, हमने कोई भी वैल्यू मान ली है रेजिस्टेंस की, जैसे 10 ओम होता 20, बट यहाँ पे वो नहीं, हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू मान ली P के बराबर। जो ये रेजिस्टेंस है इसकी हमने Q मान ली, इसकी हमने R मान ली और इसकी हमने क्या मान ली, S मान ली। P, Q, R, S, ये 4 रेजिस्टेंस मैंने लगाए और चारों की वैल्यू मान ली। इसके बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये लगा दिया। इस पूरे सिस्टम को हम किससे कनेक्ट करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे। तो ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया जो कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है। बैटरी का काम हमेशा बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही है, जो करंट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही लाइट ऑन होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं बच्चों। तो ये बात होती है। तो ये होगा। इसके बाद आपको जो बच्चों क्या करना है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे पास जो एक पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां से करंट चलेगा I और यहां से करंट आएगा I। एक बात हमेशा याद रखना, बैटरी अपने पास से कुछ नहीं देगी। बैटरी का काम होता है जितना ये देगी उतना ले लेगी। इन्होंने I करंट दिया तो I करंट ये वापस लेगी बैटरी। अगर आपका ऐसा डेरिवेशन आ रहा, आपका ऐसा डायग्राम बन रहा तो आप सही है, अगर यहाँ पे कंप्लीट करंट ना आए तो आपका डायग्राम गलत हो सकता है। तो इसके बाद देखिए ये जो इसके अंदर से करंट जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर करंट। IG का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट। तो क्या कहता है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट होती है जो इस फिगर में दिखाई है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर इन विच 4 रजिस्टर आर अरेंज्ड सो दैट P by Q R by S के बराबर हो व्हेन IG is 0। यानी कि मैं इसको एक बार लिख देता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, इट इज एन अरेंजमेंट as shown in figure, जो कि इस डायग्राम में दिखाई गई है। इन दिस 4 रेजिस्टेंस या रजिस्टर कह सकते हो, 4 रजिस्टर आर अरेंज्ड so that P by में Q is equal to में R by S when IG is equal to में 0 बच्चों। ये हमें प्रूव करना बच्चों, ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बताता है कि अगर मैं P by Q करूं, इसकी जो वैल्यू होगी R by S। मान लिया जाए हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे तो वहां पे आपको ये दे देगा P कोई भी रेजिस्टेंस, Q कोई भी रेजिस्टेंस दे देगा, R और S भी दे देगा, मान ले 10 20 30। तो अगर ऐसा हुआ P को मल्टीप्लाई डिवाइड करूं Q से और R को डिवाइड करूं S से, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल, तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहेंगे। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए, 0। इस गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, तब P by Q R by S के बराबर होती है।
ठीक है बच्चों, आपको डायरेक्ट में डेफिनेशन का टर्म मरवा सकता था, बट नहीं, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, फैक्ट बताऊंगा। आपको ये कहते हो ना फिजिक्स बोरिंग है, तो मैं प्रूव करूंगा कि फिजिक्स बोरिंग नहीं होती है। आप एक बार समझ के देखिए। तो P बाय क्यू R बाय S ये होना चाहिए, कब होगा? जब इस गैल्वेनोमीटर में करंट कब होगा? 0। अब मैं ये भी बात प्रूव करूंगा कि ये कैसे होता है, मैं ये भी प्रूव करूंगा कि IG करंट 0 कब होगा। मैं आपके सामने सभी बातें यहां पे प्रूव करूंगा। तो सबसे पहले ये आपने डेफिनेशन उतार ली होगी, इससे फर्स्ट है अब व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। तो देखिए मैं बताता हूं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां से जो करंट चल रहा है, देखिए I करंट चला, यहां पे करंट आया I। अब इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद मैं इसको A नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूं। ठीक है बच्चों, इस A पॉइंट के ऊपर आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं, या तो करंट इस तरफ जाए या करंट इस तरफ जाए। मैं क्या करता हूं, इस करंट को दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। एक भाग लूंगा मैं I2, एक भाग में I1 और I2। इस तरफ जो करंट गया मान लिया जाए I1, मैंने इस I को दो भागों में तोड़ दिया, एक I1 करंट एक I2 करंट। I1 चलाएगा इस तरफ और I2 किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब अगर मैं I1 और I2 को जोड़ूं तो क्या बनेगा? I, क्योंकि I के हमने कितने पार्ट किए? 2 किए। अब ये I1 करंट यहां पे आ गया बच्चों, I2 करंट यहां पे गया, I2 करंट ये A माना था, ये B, इस पॉइंट को मैं C मान लेता हूं बच्चों, ये पॉइंट C है। जैसे ही ये I2 करंट C पॉइंट के ऊपर पहुंचेगा, इसके पास फिर से दो रास्ते होंगे, एक रास्ता तो ये होगा और एक रास्ता ये होगा। बच्चों आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो करंट है, गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट है, उस करंट को नाम हमने पहले ही दे रखा है IG। कोई बात नहीं कि मतलब I2 में से एक पार्ट निकल के इसमें से जाना है, और वो पार्ट कौन सा? IG है बच्चों। अगर इसमें से IG गया तो यहां पे क्या बचेगा? I2 माइनस में IG बचेगा बच्चों। यानी कि इस I2 के अब आगे दो पार्ट होने थे, एक पार्ट कौन गया? IG। तो I2 में कितना बचा? I2 माइनस IG, ये लिख रखा। मतलब यहां पे जो करंट आएगा वो I2 माइनस IG आएगा, यहां पे जो करंट आएगा वो IG आएगा बच्चों। अब आप देख सकते हो, देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं B मान रहा हूं। A पॉइंट ये था, B पॉइंट ये था, C पॉइंट ये था, D पॉइंट ये था बच्चों। I1 करंट इस तरफ से आ रहा, IG करंट इस तरफ से आ रहा, तो सारा करंट यहां पे मिलके कितना बना देगा? I1 प्लस में IG। I1 करंट ये गया, IG करंट ये गया, दोनों मिलके I1 प्लस IG बना दिया। यहां पे ये करंट गया I1 प्लस IG। इस तरफ से करंट कौन जा रहा? I1 प्लस IG। उस तरफ से करंट कौन आ रहा? I2 माइनस IG। दोनों फिर से मिलेंगे तो देखिए I2 माइनस IG इस तरफ से आया, I1 प्लस IG इस तरफ से गया, तो प्लस में I1 प्लस में IG से IG कैंसिल। क्यों कैंसिल बच्चों? क्योंकि ये माइनस का रूट किसका है? प्लस का बच्चों। यहां पे कितना बचा? I2 प्लस में I1, और I2 प्लस I1 क्या बच्चों? I है। देखिए I के दो पार्ट किए थे, एक I1 किया था, एक I2, तो I2 प्लस I1 मिलके क्या बनाएगा? I। मतलब यहां से कौन करंट आया? I करंट आया। यहां से कौन करंट आया? I करंट आया। कौन करंट गया था? I करंट गया था। कौन करंट आया? I करंट आया। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि हमने I करंट दिया, I करंट वापस आया। इसको मैं थोड़ा और इजी तरीके से बताता हूं। मैंने यहां से 20 सोल्जर भेजे, 20 सिपाही भेजे, यहां से 20 स्टार्ट हुए, यहां पे इसके दो रास्ते दिखे, तो यहां पे क्या करते हैं वो 10 इस तरफ चले जाते, 10 इस तरफ, मतलब इस ब्रांच में भी 10 गए, इस ब्रांच में भी 10 गए। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आके फिर से इस 10 सोल्जर को दो रास्ते दिखाई देते हैं, तो ये क्या कहता है कि 5 तो मैं इसको दे देता हूं, 5 इसको, मतलब 5 सोल्जर यहां पे, 5 सोल्जर यहां पे। अब ये 5 सिपाही नीचे आ गए, ये आ गए, ये 10 सिपाही इस तरफ, ये फिर से मिल गए, और फिर से मिलके क्या करते हैं, इनको एक ही रास्ता दिखता है, इस रास्ते में जाते हैं, मतलब 15 सिपाही इस रास्ते में गए, मतलब 15 सिपाही यहां गए, ये 5 सिपाही यहां से आ गए, ये 5 सिपाही 15 सिपाही फिर मिल गए, फिर आके एक रास्ता, तो कितने हो गए बच्चों? 20 सिपाही दिए थे, 20 सिपाही वापिस, आई करंट दिया था, आई करंट वापिस, तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं बच्चों। तो ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको पता होना चाहिए, मैं इस 5 को साफ कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने केवल ये समझने के लिए लिखा था। ठीक है बच्चों,
अब देखिए ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं बच्चों, इस पॉइंट को मैं एफ मान लेता हूं बच्चों, और कोई पॉइंट आपका मानना वो मान लीजिए। अब हमने किरचॉफ्स के लॉ को एक पढ़े थे, दो लॉ, एक तो था किरचॉफ्स जंक्शन रूल। किरचॉफ जंक्शन रूल क्या बताता था? वो जस्ट बताता था कि किसी भी जंक्शन, जैसे कि ये पॉइंट है, इसके ऊपर 100 मैनी करंट आके मिल रहे हो तो सबका सम कितना होता है? 0। और दूसरा था किरचॉफ्स मेश रूल, उन्होंने क्या बताया था? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वेरियस रेजिस्टेंस। देखिए इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उन सब का सम क्या होगा? 0। तो मैं लूप बना लेता हूं बच्चों। देखिए एक लूप तो मैंने ये बना दिया जिसको फर्स्ट नाम दे दिया, पहला लूप। एक लूप मैंने ये बना दिया जिसको सेकंड लूप नाम दे दिया। तो मैं पहले लूप में और सेकंड लूप में घूम के देखूंगा, और कैसे घूमेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। आप कैसे घूमना वो सिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको एक लूप मानना ए सी डी ए। देखिए क्या कहेंगे? फर्स्ट लूप ए से सी तक डी ए, ऐसे ए सी डी ए, ये फर्स्ट लूप हमने मान लिया बच्चों। अब आप कई बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है कि सर ने तो ए सी डी ए मान लिया, क्यों? हम ऐसे भी तो मान सकते थे ए डी सी ए। हाँ बच्चों मान लो, आपकी मर्जी है, चाहे आप इस तरफ से घूमो चाहे आप इस तरफ से घूमे, आपकी मर्जी है वो बात, ठीक है। अब जैसे ही आपको यहां पे जो लिखोगे फिर हमें उसके हिसाब से चलना, ए से सी, सी से डी, डी से ए, इसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम ए से सी जा रहे हैं। देखिए ए पॉइंट से सी पॉइंट। अब एक बात और देखनी, देखिए इस तरफ जा रहे हैं हम बच्चों, इस तरफ, और इसी तरफ कौन जा रहा? करंट। दोनों की डायरेक्शन सेम मतलब पॉजिटिव। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आती है, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ करंट जाए तो पॉजिटिव। I2 भी उस तरफ जा रहे हैं, हम भी उस तरफ, ए से सी, तो पॉजिटिव। पॉजिटिव के बीच ये P था बच्चों, इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी? वोल्टेज ड्रॉप किससे लेंगे हम? V इजिकल टू I इंटू R, ओम्स लॉ से। किससे लेंगे हम? ओम्स लॉ से लेंगे बच्चों। ओम्स लॉ ने क्या बताया था? वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू I इंटू R। अब इसके इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो इसका करंट तो है I2, ये लिख लिया, और इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? ये रहा P के बराबर, ये लिख लिया। तो ठीक है बच्चों, I2 इंटू P। सी से डी पे गए, सी से गए डी पे। देखिए इसी तरफ हमारे, इसी तरफ करंट आ रहा है, तो सबसे पहले मैं लिखूं पॉजिटिव। इसके बाद इसका करंट कितना है? आई जी, क्योंकि ओम्स लॉ ने बताया था I इंटू आर। रेजिस्टेंस कितना है? जी के बराबर है बच्चों, तो ये लिख लिया, जी लिख लिया हमने। नेक्स्ट हम कहां से कहां जाएंगे? डी से ए पे जाएंगे, डी से ए। अब यहां पे देखने को मिलेगा बच्चों, करंट जा रहा है इस तरफ, हम आ रहे हैं ऊपर, करंट इस तरफ, हम ऊपर, मतलब माइनस का साइन बच्चों, नेगेटिव साइन। यहां पे रेजिस्टेंस कितना है? आर है। यहां पे करंट कितना है? I1 करंट है बच्चों, देख सकते हो आप इस डायग्राम में लिखा हुआ I1 करंट और R रेजिस्टेंस। अब इनका सब का सम 0 के बराबर होता है। ये बात बताई थी किरचॉफ्स के सेकंड लॉ ने कि जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप है उन सब का सम किसके बराबर होता है? 0। ये पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा सेल्फ ही पॉजिटिव है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। अब सेकंड की बात करूंगा, इन मेस, किस मेस के अंदर लूंगा मैं ले रहा हूं सी बी डी सी, सी बी डी सी, ये लूंगा मैं। आप उल्टा भी ले सकते हो, सी डी ये बी सी, ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मन करे वैसे लो। पर आप जैसे लिख दो तो इससे चलो, मैं फिर दोबारा वही बात पलट रहा हूं। आप एक बार फिर समझना, इसके ऊपर फोकस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन फोकस, बोर्ड में न्यूमेरिकल, बोर्ड एग्जाम्स में जो टॉपिक, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आ सकते हैं। सी से बी, सी से बी, जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ करंट जा रहा है, मतलब पॉजिटिव साइन लेंगे। इसका जो करंट है ये रहा I2 माइनस IG है बच्चों। इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? Q है बच्चों। ये रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताए थे, 4 लिए थे, PQRS। इसके बाद हम कहां जाएंगे बच्चों? देखिए B से D पे जाएंगे, मतलब B से D पे जाएंगे। करंट इस तरफ, हम इस तरफ, अपोजिट हो गए बच्चों, एक दूसरे का अपोजिट। करंट इस तरफ, हम इस तरफ, मतलब किसका साइन बच्चों? नेगेटिव का। यहां पे कितना है? I1 प्लस IG करंट, I1 प्लस IG करंट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? S है। अब जाएंगे हम डी से सी बच्चों, और करंट नीचे, करंट आ रहा है नीचे, हम जा रहे ऊपर। देखिए करंट की डायरेक्शन नीचे, मतलब फिर से नेगेटिव साइन। इसका करंट कितना है बच्चों? I जो है, और इसका रेजिस्टेंस G है, टोटल 0 के बराबर, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड के बराबर हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये, इक्वेशन नंबर सेकंड ये, दो इक्वेशन बना दी। अब अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को सोल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, IG को 0 करना पड़ेगा एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। जब बैलेंस कंडीशन होती है तो IG की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट होता है वो 0। अब मैं बता के लिख के आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है अच्छी बात आपने पढ़ लिया, बट बच्चों ऐसा नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता मैं ऐसे बच्चे को गुमराह करूं, नहीं, मैं आपको बताता हूं कि क्यों यहां पे ये IG 0 हुआ। देखिए ये पॉइंट है VC, ये पॉइंट है D, ये VC आप जानते होंगे, V का मतलब क्या होता है, पहले पढ़ा चुका हूं फर्स्ट यूनिट, पोटेंशियल होता है बच्चों, क्या होता है, पोटेंशियल, और ये लिख दिया मैंने VD। जैसे ही C पॉइंट का पोटेंशियल D पॉइंट के बराबर होगा, IG करंट 0 होगा। बच्चे कहेंगे सर ये बात तो समझ आ गई कि VC VD के बराबर कर दिया, पर IG 0 कैसे, पढ़ो बच्चों, V इज इक्वल टू I इंटू R, अगर ये होता DV मतलब डेल V मतलब VC माइनस VD इज इक्वल टू I इंटू R, ये होता तो VC की वैल्यू इक्वल इसके मतलब 0 मतलब I इंटू R नीचे आएगा तो I कितना हो जाएगा, 0 बच्चों। इसलिए मैंने VC अगर VD के बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होगा, इस बात को आप याद रखना। क्या बताया, अगर VC की वैल्यू VD के बराबर है तो इस ब्रांच में करंट 0 होगा, ठीक है बच्चों। कंडीशन मैं इसको लिख देता हूं, इफ VC इज इक्वल टू में VD, जब VC किसके बराबर हो, VD के बराबर हो, तो अब हम क्या करेंगे, पुट IG इज इक्वल टू में 0 इंटू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों फर्स्ट और सेकंड में हम क्या करते हैं, IG को 0 पुट कर देते, तो पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसमें देखिए I2 इंटू P, ये तो I2 इंटू P है, कोई जो नहीं, IG को 0 पुट किया तो 0 इंटू G कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म, मैं नहीं लिखता, माइनस साइन ये I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। अब एक बात आप बच्चों देख सकते हैं कि जब ये I1 इंटू R उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब I2 इंटू P इज इक्वल टू में I1 इंटू में R, ये बन गया हमारे पास एक, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। क्या बताया मैंने, I2 इंटू P एज इट इज, IG की वैल्यू 0 तो कंप्लीट 0, खत्म, I1 इंटू R उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हमने ले ली, इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसका काम खत्म। इसके बाद हम इसमें IG 0 पुट करते हैं, देखिए इसमें तो यहाँ पे था I2 और माइनस में IG मतलब माइनस 0, कोई काम नहीं, खत्म, इंटू में क्या हूं, अब इसमें माइनस साइन के साथ I1 की जगह I1 लिख दिया, IG ये 1 था भाई, IG 0, खत्म, कोई काम नहीं, बाहर S, अब ये भी IG 0 इंटू G 0, कोई काम नहीं, इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, अब ये जाएगा उस तरफ, मतलब I2 इंटू क्या हो इज इक्वल टू I1 इंटू S के बराबर हो जाएगा। ये होने के बाद इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इस थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, डिवाइड थर्ड बाय 4, डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड को, किससे, इक्वेशन नंबर 4 से डिवाइड कर देता हूं बच्चों। तो कर लीजिए डिवाइड थर्ड से, देखिए इस थर्ड को 4 से डिवाइड, यानी थर्ड I2 इंटू P इज इक्वल टू I1 इंटू R, ये इक्वेशन थी, इसके डिवाइड में ये 4 करनी है, जिसको हम क्या कहेंगे I2 इंटू Q बाय में I1 इंटू S, I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, P बाय में Q इज इक्वल टू R बाय S के बराबर बचेगा बच्चों। तो ये था कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, और ऐसा कब हुआ, ये सब कब हुआ, वहन IG इज इक्वल टू 0, जब IG की वैल्यू किसके बराबर थी, 0 के बराबर। तो ये टॉपिक था बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज का, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में आएगा। आप अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में तुरंत मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं आपका तुरंत जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा बच्चों। हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अब एक टॉपिक कर चुके हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ा आज हमने, व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक पढ़ा। तो अब हम टॉपिक पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हमारे पास होगा मीटर ब्रिज, और स्लैश में कहेंगे स्लाइड वायर ब्रिज, ये होगा। सबसे पहले मैं इसको आपको एक समरी बता दूं, क्या पढ़ेंगे हम इसके बारे में,
मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकंड इसका होगा जो पॉइंट होगा वो होगा बच्चों प्रिंसिपल होगा। थर्ड इसका जो पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन, और इसके साथ साथ डायग्राम भी हम पढ़ेंगे इसका। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा, ये 3 पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ पॉइंट होगा वो पढ़ेंगे हम इसकी वर्किंग। ये चारों पॉइंट आपको लिख के आने हैं बोर्ड में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होती है, ये क्या चीज होती है, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन और डायग्राम, और फिर वर्किंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, डेफिनेशन का बच्चों। देखिए मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है ये पता करना हमें। देखिए मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है, ये एक एक्चुअल में एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता। आपने 2 बातें पढ़ी होंगी कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसके लिए यूज होता है, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। किसके लिए, अननोन रेजिस्टेंस। मान लिया जाए आपको लैब में लेके जाएंगे और लैब में ले जाके एक वायर का टुकड़ा दे देंगे। मान लिया जाए ये वायर का टुकड़ा है और क्या कहेंगे सर कि वायर का टुकड़ा आपके पास है, इसका रेजिस्टेंस बताओ कितना है। तो आप किसका यूज करेंगे, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का। मतलब किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम मीटर ब्रिज का यूज करते हैं बच्चों। प्रत्येक चीज को अंदर तक खोल के मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ आएगी कि कैसे ये चीजें होती हैं। जो आप रट्टा मारते हो उसके बाद आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, इट इज एन डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहेंगे, मोर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to find out resistance of unknown wire। किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करेंगे। पहले ही बताया, कोई वायर का टुकड़ा दे देंगे, उसका रेजिस्टेंस पूछेंगे। उस वायर का आपको पता नहीं कौन है, कैसा है, तांबे का है, लोहे का, पित्तल का, सिल्वर का, किसका है, बस आपको एक वायर प्रोवाइड कर देंगे। उसका अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज का यूज करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 या 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में आता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे एसबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश, कोई भी आप बोर्ड ले लो, उसके अंदर जो है ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम दूसरा इसकी बात करेंगे हम प्रिंसिपल की बच्चों। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ अभी जो पढ़ा व्हीटस्टोन ब्रिज किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर। अभी बताया था, क्या बताया था, P बाय में क्या हो इज इक्वल टू में R बाय S, कब, व्हेन IG इज इक्वल टू में 0। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इतना लिख देते हैं, क्यों, उनको जो बताया जाता है वो इतना ही बताया जाता, बट ये गलत है। पूरा क्या है, P बाय क्या हो R बाय S कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0। और ये बात भी मैं प्रूव करूंगा कि ये बात कैसे है, इस टॉपिक में भी प्रूव करूंगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में तो मैं प्रूव ही कर चुका हूं, जब पोटेंशियल VC पॉइंट का VD के बराबर होता है तब हमारे पास IG 0। यहां पे भी प्रूव करूंगा कि IG 0 हुआ तभी ये कंडीशन हमारी यहां पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो किसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये पहला पॉइंट था डेफिनेशन का, सेकंड पॉइंट ये हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम इसका पहले डायग्राम बनाएंगे और फिर इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये उतार लिया होगा, मैंने साफ कर दिया। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि ये जो कंसिस्ट होता है एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है इस टाइप का, रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है। ठीक है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, दैट्स टाइप रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम। कैसा है ये, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है वुडन फ्रेम। क्या होगा बच्चों, ये रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होगा, इसका हम यूज करेंगे, हम रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होगा। इसके बीच में मैं इसको एक थोड़ा सा कम कर लेता हूं बच्चों, यहां से ये मैंने कर लिया, ऐसे इस टाइप का जो है एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है। ठीक है बच्चों, इसके बीच में
एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है बच्चों। यहां पे जिस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो हमारा यहां पे होगा वायर, जो किसका काम करेगा, क्यू का। मतलब जो टुकड़ा हमें जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो यहां पे होगा। अभी अभी बताया था ना कि मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज का काम क्या होता है, किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, और वो यहां पे लगाएंगे इस क्यू पॉइंट की जगह। इसके पास एक स्केल होता है जो कि 100 सेंटीमीटर का होता है, ऐसे इसके पास एक स्केल होता है बच्चों जो कि 100 सेंटीमीटर का होता है। 0 से स्टार्ट होके 100 सेंटीमीटर तक ये जाता है, ये 100 सेंटीमीटर। और स्टार्ट कहां से हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ। एक वायर होता है जिस वायर को हम यहां पे लगा देते हैं, ये वायर होगा, ये पॉइंट ए होगा इसका, और ये पॉइंट होगा बी। ठीक है बच्चों। इसके बाद यहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर होगा जिसकी ये सुई है। इससे कनेक्ट करते हैं जोकी को, ये क्या होगी, जोकी, ये क्या होगी, जोकी बिल्कुल इस चौक जैसी होती है, इतनी लंबी होती है और बिल्कुल चौक जैसी होती है, जैसे कि चौक हो गया, ये पूरा लंबा और ऐसा शार्प कॉर्नर हो जाता है उसका, ऐसा और ऐसा होता है जोकी। उस जोकी का काम क्या होता है, इसके ऊपर वायर के ऊपर स्लाइड करना, ऐसे स्लाइड करते हैं वायर के ऊपर। जब वायर के ऊपर उसको स्लाइड करेंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखेंगे, ये काम होता है। जोकी का क्या काम बताया, इस टाइप की होती है, ऐसा शार्प कॉर्नर होता है, इसके ऊपर स्लाइड की जाती है, जैसे ही स्लाइड करेंगे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन पता चलेगा यहां से। ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बताया, डायग्राम जो हमने बनाया, ये मीटर ब्रिज का जो डायग्राम है, ये डायग्राम अच्छा सुंदर सा एक फोटो बनाना डायग्राम की, ताकि देखने वाला तुरंत आपको मार्क्स दे। सब कुछ देखिए, ये एक स्केल होता है, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। ये क्या होता है, स्केल, जो कितने सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का होता है। ये यहां पे क्या होता है, वायर होता है बच्चों। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो पी का काम करेगा, ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो पी का काम करेगा, वो अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना क्यू, और एक बड़ा वायर यहां पे लगा होता है, और ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है। ये पूरी अरेंजमेंट आपको मिलेगी देखने को जब आप लैब में जाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। रेजिस्टेंस बॉक्स कैसा होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है जैसे कि एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ऐसा होता है। कई बार 3 और 3 6 होते, कई बार 4 और 4 8 होते, कई बार 8 और 8 16 भी, कितने भी बना सकते हैं। मान लिया जाए ये बता दिया उन्होंने 10 ओम का है, ये 20 का है, ये 30 का है, ये 100 का है, ये 200 का है, ये 300 का, ऐसे उसमें रेजिस्टेंसेस होते हैं। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों, ऐसे इसमें जैसे कि गिवन होता है, ये आपको मिलेगा एक रेजिस्टेंस, एक ऐसा ही काट का डब्बा मिलेगा, उस डब्बे के अंदर ऐसे लिखा हुआ होगा इतने। जब हमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है लैब में, तो सबसे पहले हमें एक रेजिस्टेंस को निकालना होता है ताकि वो काम करना स्टार्ट कर दे। ये हमारी मर्जी होती है कि हम किसका यूज करें, ये हम लेके चलेंगे। मान लिया जब मैंने 20 का चेकआउट किया तभी ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। अगर मैंने इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं यूज किया तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। मान लिया जब मैंने 20 ओम का यूज कर लिया, तो अब यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। मान लिया मैं 30 का यूज कर रहा हूं, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। किसी का भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा बॉक्स मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो ये तो था डायग्राम। डायग्राम के बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखोगे, ये किससे कंसिस्ट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर, क्या होता है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। एक रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम होता है जिसके ऊपर हैव ए 100 सेंटीमीटर स्केल। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम हैविंग ए स्केल ऑफ 100 सेंटीमीटर एंड ए रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अननोन वायर विच रेजिस्टेंस इज टू बी फाइंड आउट एंड ए वायर विच इज कनेक्टेड एट ए एंड बी पॉइंट, ए जोकी एंड ए गैल्वेनोमीटर। इस सबसे कंसिस्ट होता है। तो मैं लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट of rectangular wooden frame and scale of 100 centimeter. It also have a resistance box and a wire, जिसको हम क्या कहेंगे, unknown wire, अननोन। एंड इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, एंड ए गैल्वेनोमीटर एंड ए जोकी विच इज स्लाइड ऑन वायर एपी।
जो किसके ऊपर स्लाइड की जाती है, AB वायर के ऊपर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, ये बता दिया मैंने, एंड हैव ए 100 सेंटीमीटर स्केल, ये बता दिया। इसके बाद इसके पास रेजिस्टेंस बॉक्स और वायर, रेजिस्टेंस और बॉक्स और वायर अननोन है, एंड जोकी और गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी होता वो लगा रखा, और जोकी विच इज स्लाइड ऑन ए वायर AB, इस जोकी को हम कहां पे स्लाइड करते हैं, इस वायर AB के ऊपर स्लाइड करते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या था, इसकी कंस्ट्रक्शन थी। तो कंस्ट्रक्शन को आप कैसे कंसीडर करेंगे ये मैंने यहां पे बता दिया, इसको उतार लेना, लिख लेना, ये बहुत जरूरी है बच्चों लिखना, इतना भी लिखोगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसकी बात करते हैं वर्किंग की बच्चों। देखिए वर्किंग में इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कैसे हम इसकी वर्किंग करेंगे बच्चों। वर्किंग, ये वर्किंग हमारे पास आ गई। देखिए वर्किंग को समझने से पहले मैं कुछ एक बातें बताता हूं। सबसे पहला जो वर्किंग का पॉइंट होता वो पॉइंट होता कनेक्शन को चेक करना। जैसे कि हम घर में, देखिए आप घर में कोई बल्ब जला रहे हैं, अगर उसके कनेक्शन लूज होंगे तो वो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। आप बोलते हैं ना कई बार के तार अच्छे से लगाओ, नहीं जल रहा या नहीं काम कर रहा, क्यों? क्योंकि आपके कनेक्शन लूज हैं। इसलिए हमें यहाँ पे भी कनेक्शन को चेक करना पड़ता है बच्चों। जैसे ही हम कनेक्शन को चेक करेंगे तभी जाके ये पूरा सिस्टम हमारा काम करेगा। तो देखिए कैसे करना होता है कनेक्शन को चेक। कनेक्शन को हमें चेक करने के लिए सबसे पहले इसमें जोकी ली है, मैं इस A पॉइंट के ऊपर टच कराऊंगा। मैं इस जोकी को कहां पे टच कराऊंगा, A पॉइंट। मैं क्या बता रहा हूं, कनेक्शन को कैसे चेक करते हैं ये बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, टू चेक कनेक्शन, टू चेक कनेक्शन। और कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इस जोकी को कहां पे टच कराऊं, A के ऊपर। अगर मैं जोकी को टच कराऊं A, इसका जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट की तरफ, मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर की क्या है, सुई। मैंने जैसे ही इसको A के ऊपर टच कराया, गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए A पे। जब मैं इसी जोकी को उठा के इस B पॉइंट के ऊपर टच कराता हूं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हमें इस तरफ मिलना चाहिए, ये गैल्वेनोमीटर की सुई इस तरफ जलनी चाहिए। कब, जब A पे टच कराऊं इस तरफ, और जब B पे टच कराऊं इस तरफ मिलनी चाहिए। तो ये होगा। तो क्या होता है कि इस जोकी का ही मेन काम होता है कनेक्शन को चेक करने के लिए। तो क्या कहेंगे, जब हम कनेक्शन को चेक करना चाहते हैं, जब हम A के ऊपर टच कराएं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट में आना चाहिए, जब B पॉइंट पे टच कराएं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस में आना चाहिए, राइट में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो कनेक्शन हमारे ओके हैं, अगर ऐसा नहीं है तो कनेक्शन ओके नहीं है। हमें इन कनेक्शन को दोबारा से चेक करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट जो है टू चेक द कनेक्शन, तो क्या करेंगे, फर्स्टली वी टच जोकी एट A point, then deflection in galvanometer must be towards left। उसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन किस तरफ होना चाहिए, मस्ट बी का मतलब होना चाहिए किस तरफ, लेफ्ट की तरफ। एंड when we touch at B point, then galvanometer deflect towards राइट। किस तरफ होना चाहिए, राइट। जब हम A पॉइंट के ऊपर टच करें तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन, B पे टच करें तो राइट पे। देन कनेक्शन आर ओके, तब उसके जो कनेक्शन होंगे वो क्या होंगे, ओके होंगे। अगर ऐसा है तो कनेक्शन ओके हैं, नहीं तो आपको उनको ठीक करना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट था हमारा, जो है इसका जो वर्किंग का पहला पॉइंट, टू चेक द कनेक्शन। ये बात थी, तो समझ आ गई बच्चों। डिफ्लेक्शन अगर हम कहां पे करें, A के ऊपर लेफ्ट और B के ऊपर राइट, ऐसा है तो कनेक्शन ओके, नहीं तो ओके नहीं है। अगर पहला पॉइंट हमारा वेरीफाई होगा कि कनेक्शन ओके है, तो उसके बाद हमारा काम क्या होता है, इस जोकी को, अभी भी बताया जोकी का काम है इस AB वायर के ऊपर स्लाइड करना। तो मैं क्या करूंगा, इस जोकी को ऐसे, देखिए ऐसे पकड़ के ऐसे स्लाइड किया जाता है, AB वायर के ऊपर स्लाइड कराऊंगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखिए जैसे ही मैं इस AB वायर को स्लाइड कराना स्टार्ट करता हूं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देता है, 0 डिफ्लेक्शन देता है बच्चों।
कैसा डिफ्लेक्शन देता है? जीरो डिफ्लेक्शन देता है। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपने उतार लिया होगा ये वर्किंग का पहला पॉइंट। यहां पे मैं समझाऊंगा आपको कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे ये बात बोली मैंने वो समझा रहा हूं। देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, जब मैं ए पे टच किया तो लेफ्ट की तरफ, बी पे टच किया तो राइट की तरफ, ये पहला पॉइंट था। ये बीच में कितना? जीरो डिफ्लेक्शन। क्या बताया मैंने? अगर मैं ए पे टच करता हूं तो इस तरफ आ रही सुई, बी पे टच किया तो इस तरफ, मतलब इस पूरे वायर पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे मैं टच करूंगा ये सुई बिल्कुल बीच में रहेगी। ये जो नीडल है इसकी, ये बिल्कुल क्या रहेगी? बीच में रहेगी। और उसी पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होगा? जीरो होगा। और उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नील पॉइंट या नल पॉइंट। क्या बताया मैंने? फिर से समझो। जैसे ही मैं इसको टच करा के आगे लेके जाता हूं ऐसे स्लाइड करके, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होता है? जीरो। और मान लिया जाए ये पॉइंट है एन, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं बच्चों। कैसा पॉइंट कहते हैं? नल पॉइंट कहते हैं। मान लिया जाए इस ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस के ऊपर, इस ए पॉइंट से L1 डिस्टेंस के ऊपर हमें कौन मिला? नील पॉइंट मिला, नल पॉइंट। मतलब क्या? जब ए से स्लाइड करना स्टार्ट किया तो यहां पे मिला, मान लिया जाए ये डिस्टेंस L1 थी जहां पे नल पॉइंट मिला। अगर ये L1 है तो ये कितनी बचेगी? आपको पता है टोटल 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L1, और इसको पूरे को मैं क्या कह दूं? L2। ये पूरी 100 है तो L1 गया तो कितना बचेगा? 100 माइनस L1, उसका L2 नाम रख दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट था। तो मैं दूसरे पॉइंट को लिखूंगा व्हेन कनेक्शन आर ओके, कनेक्शन आर ओके, देन क्या होगा? देयर मस्ट बी ए पॉइंट बिटवीन, देयर मस्ट बी अ point between A and B, between A and B, where galvanometer give zero deflection, जहां पे गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन देगा बच्चों? जीरो डिफ्लेक्शन। क्या बताया? व्हेन कनेक्शन आर ओके, जब कनेक्शन सही है, देन देयर मस्ट बी ए पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, इस ए और बी के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा वेयर, जहां के ऊपर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर गिव जीरो डिफ्लेक्शन, जहां पे गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन देगा? जीरो डिफ्लेक्शन देगा। एंड इज कॉल्ड नल पॉइंट, एंड इज कॉल्ड नल पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नल पॉइंट कहेंगे बच्चों। अब देखिए इस वायर के भी दो टुकड़े हो गए, एक यहां तक जो कि आर का काम करेगा, एक यहां से यहां तक जो कि किसका काम करेगा? एस का काम। मैं ये वायर को यहां से स्लाइड कर यहां दिखा दिया, एस का काम। दो टुकड़े बन गए ना, एक इसके एक उसके, तो ये आर का काम करेगा, ये एस। अब जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में था P बाय क्यू आर एस, चार रेजिस्टेंस है ना, P क्यू आर एस, P रेजिस्टेंस, क्यू रेजिस्टेंस, आर एस, और बीच में कौन था? गैल्वेनोमीटर। बीच में गैल्वेनोमीटर, वही कंडीशन बच गई ना, चार रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर, यही हुआ। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं? अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके अकॉर्डिंग क्या था? P बाय में क्यू इज इक्वल टू में R बाय S, कब? वहन IG इज इक्वल टू में जीरो। कुछ आया बच्चों समझ में? गिव जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर गिव जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो। किसकी कंडीशन सेटिस्फाइड? P बाय क्यू R बाय S। मैं बोल रहा था ना, यहां पे भी बताऊंगा कि IG जीरो है। इस प्रकार अगर आप टॉपिक को समझोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपको फिजिक्स इतनी जबरदस्त आएगी कि आप बता नहीं सकते, और आप किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो यही तो बात थी, जीरो डिफ्लेक्शन। इस ए और बी के बीच एक ऐसा पॉइंट जहां पे जीरो डिफ्लेक्शन मिला। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या? गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो। इस गैल्वेनोमीटर में क्या जीरो? करंट जीरो। ये रहा करंट जीरो। और जब करंट जीरो होता है और चार रेजिस्टेंस होते हैं तो कौन सा लॉ फॉलो होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का, P बाय क्यू आर बाय एस। P बाय क्यू आर बाय एस का लॉ फॉलो होता है बच्चों। तो ये होगा फॉलो किसका? P बाय क्यू आर बाय एस का लॉ फॉलो हो गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको यहां से ऊपर से साफ कर रहा हूं। देखिए P बाय क्यू आर बाय एस का लॉ फॉलो हो रहा है, यहां पे आपको पता चल रहा है। P बाय क्यू आर बाय एस, P बाय क्यू रख देता हूं, क्यू इज इक्वल टू में आर बाय में एस। ये बात आ गई हमारे पास। ये बात आने के बाद देखिए आर की बात पड़ी थी रो एल बाय ए,
ये बात मैं बता चुका हूं। ये बात कहां बताई थी मैंने? इस यूनिट के स्टार्टिंग में ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन या R इजिकल टू मैं रो एल बाय ये फार्मूला बता चुका हूं। जो बच्चा नया है वो इस यूनिट की पहली वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ये फार्मूला। अब देखिए R रो ए, देखिए ये पूरा वायर एक है, यानी कि ये चौक है पूरा एक है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि पूरा वायर ही एक है, अलग अलग थोड़ी ना लगाए हैं। रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। अगर लोहे का है पूरा तो एक ही मटेरियल की हो गया तो उसकी रजिस्टिविटी भी सेम। अब डिफरेंस किस में? एल में। यहां से यहां तक आर के लिए डिस्टेंस कितनी है? L1 है बच्चों। दूसरा S तो रो L बाय ए, रो और ए तो सेम, और L कितना हो जाएगा? L2। ये रहा L2 जिसको L2 नाम दिया है हमने। दोनों की वैल्यू इसमें पुट करें, P बाय में क्यू, R की वैल्यू कितनी? रो L1 बाय में ए, हो गया बच्चों इतना, रो L1 बाय ए के बराबर। S की वैल्यू कितनी? रो L2 बाय में ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा? L1 बाय में L2, और यहाँ पे L2 की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस L1, वो बता रहा कि 100 माइनस L1। अब मैं इसको यहाँ से साफ कर रहा हूँ, ये साफ करते हमारे पास क्या आया? P बाय में क्यू, और यह हो जाएगी L1 बाय में 100 माइनस L1। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इस वायर का रेजिस्टेंस जो कि अननोन वायर है, जो कि गिवन है, इस क्यू का रेजिस्टेंस, इस क्यू का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्यू को, मतलब इसको ऊपर 100 माइनस L1, मतलब इसको नीचे L1, और ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू की। इसको ऊपर और इसको नीचे, इसको इस तरफ, क्या P 100 माइनस L1 बाय L1। तो दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना था, वो बात आ गई। अब बात कहोगे सर साहब L1 L2 तो पता चल जाएगा, कैसे? क्योंकि जब हम जोकी को टच कराएंगे तो हमारा यहाँ पे टच आया, स्केल हमारे पास है, हम ये मेजर करके बता देंगे कि ये मान ले 40 सेंटीमीटर पे आया तो इस तरफ 60 बचा है, अगर ये 50 पे आया तो उस तरफ 50 बचा, तो वो हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब P कैसे? पहले ही तो बताया था, रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसा होता है, ये रहा, ये मान ले 10 20 30 100 200 300 एक रेजिस्टेंस तक आउट करना होता, बाहर निकाल के तभी काम शुरू करते। मान ले 20 ओम का कर लिया तो 20 आ गया, 30 ओम का कर लिया तो 30 ओम आ गया। तो ये हमारा क्या था? मीटर ब्रिज था बच्चों, जिसका रिजल्ट ये आ गया हमारे पास। तो मीटर ब्रिज का ये रेजिस्टेंस था। अब मैं इसके बाद आपको एक फॉर्मूला चार्ट, जो हम हमेशा करते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके ऊपर जो भी फॉर्मूला होता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो इसका भी फॉर्मूला चार्ट लिख देते हैं हम। फॉर्मूला चार्ट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इस तरफ लिखते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले ये। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज किया था हमने, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय S, कब? व्हेन IG इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसकी यूनिट क्या होगी, आप समझोगे कि यूनिट क्या है सर? यूनिट की बात करें हम, यूनिट की बात करें, अब आपको यूनिट पूछ ले, आप देखो बच्चों इसको देखो, P बाय क्यू R बाय S, ये भी रेजिस्टेंस ये भी रेजिस्टेंस, इसकी भी ओम यूनिट इसकी भी ओम, कैंसिल आउट, इसकी भी ओम यूनिट इसकी भी कैंसिल आउट, मतलब नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी। आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में जहां पे डायमेंशन का चैप्टर आता वहां पे पढ़ा था कि ऐसी क्वांटिटी भी हो सकती है जिसके पास यूनिट ना हो। इस ड्राइव्ड क्वांटिटी की है, ओरिजिनल क्वांटिटी की नहीं है। दूसरा फार्मूला क्या निकाला भाई हमने? P इंटू 100 माइनस L1 बाय L1। अब क्या की क्या है? रेजिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट कितनी? ओहम, और इसको आप ऐसे भी लिख दो। तो ये दूसरा फार्मूला। ये दो फार्मूले हमने आज पढ़े, और इन दोनों फार्मूले के ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करने को मिलेंगे, व्हीटस्टोन और ब्रिज। और ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बोर्ड ऑफ एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। अगर बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, आपको मेरे दिए हुए लेक्चर समझ आ रहे हैं, तो मेरे चैनल MS पतेरिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो देख के एस्केप मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, और आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर केमिस्ट्री की वीडियोस भी मिल जाएगी, उनको भी देखिए और एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए।